पहले घंटी, कुछ देर बाद 7 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड बाद भोजन। ठीक है, कल वाला पूछ रहे हैं। आइए, कल हम लोगों ने, देखिए प्लीज लुक एट द बोर्ड। हम लोगों ने लर्निंग टॉप, अरे यार, हम लोगों ने लर्निंग टॉपिक शुरू किया था। हम लोगों ने अधिगम टॉपिक को शुरू किया था और अभी हमारा सिद्धांत है कि हम लोगों को हमारा टारगेट है, सिद्धांत नहीं टारगेट, कि हमको सबसे पहले 3 लोगों को पढ़ना है। एक, हमको सबसे पहले पढ़ना है पावलोव, ठीक है, और दूसरा हमको पढ़ना है स्किनर को, और तीसरा हमको पढ़ना है थॉर्नडाइक को, थॉर्नडाइक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हम लोगों ने कल की क्लास में पावलोव को पढ़ा था। किसको पढ़ा था? पावलोव। और पावलोव में हम लोगों ने बात किया था इनके सिद्धांत और प्रयोग की। किसकी बात किया था? सिद्धांत व प्रयोग की। हमने ये भी कहा था कि इनके सिद्धांत के कितने नियम हैं, और शायद 5 नियमों की चर्चा हमने आपसे की थी, याद है? और कल हमने आपको एक चीज और बताया था, अनुबंधन के प्रकार। क्या बताया था? अनुबंधन के प्रकार मुख्य रूप से 4 बताए थे। मुख्य रूप से कितने बताए थे? 4। याद आ रहा है? एक होमवर्क हमने आपको दिया था कि आपको अन्य नाम लिख के आने हैं। क्या लिख के आने हैं? अन्य नाम पावलोव के सिद्धांत के। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स यूज हुए थे, जैसे यूसीएस याद है? सीएस याद है? यू, क्यों बात कर रहे हो भाई? यूसीएस, सीएस, यूसीआर, सीआर, ये सारे टर्म्स यूज हुए थे, हैं? इन्होंने किस पे प्रयोग किया था? डॉग्स पे। इनका जो मेन वर्ड है वो क्या है? स्टिमुलस। जो मेन वर्ड है वो क्या है? स्टिमुलस। इसलिए इनके सिद्धांत को एस थ्योरी भी कहा जाता है। इसलिए इनके सिद्धांत को एस थ्योरी भी कहा जाता है। जो लोग हमारी क्लास कल की ना किए हों, वो जाएंगे अपने ऐप पे और पहले इस क्लास को कर लेंगे, तो उनको सारी बातें स्वतः समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आज हमको बात करना है स्किनर की थ्योरी पे। किस पे बात करना है? स्किनर की थ्योरी पे। बहुत छोटी सी थ्योरी है, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, आइए। क्या बोलते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग, या इसी को हम कहते हैं क्रिया प्रसूत। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्रिया प्रसूत, और इसी को हम बोलते हैं आर थ्योरी। क्या बोलते हैं? आर थ्योरी। एक चीज ध्यान, बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। हमने कब कहा नहीं बोलते हैं? कुछ होमवर्क भी छोड़ दीजिए। सब बोलते हैं। आर थ्योरी क्या है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी। चाहे थ्योरी ऑफ लगा के बोलिए, चाहे ये लगा के बोलिए। थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ा हूं, ठीक है। नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, अब बोल ही दी हो तो होमवर्क किस बात का है ना? तो इसको क्या बोला जाता है? नैमित्तिक अनुबंधन, ऑपरेंट ही। दूसरा क्या है? एक क्या बताई थी? सक्रिय अनुबंध। सक्रिय अनुबंधन। देखो, दो चीजें होती हैं बच्चों, प्यारे बच्चों, दो चीजें होती हैं। एक, हमसे पूछना किसी बात को, और एक छोटी छोटी बातों को स्वयं से सर्च कर लेना। ठीक है, तो जब भी लोग बीमार होते हैं तो नाटक नहीं करते हैं कि हमें दाल नहीं पसंद, हमें फ्राई दाल चाहिए। भूखे हो,
जो मिल जाए उसको खा ले, ज्यादा ड्रामा करोगे वो भी नहीं मिलेगा। तो आप हमसे ये उम्मीद रखो कि मैं आपको मेन चीजें पढ़ाऊं, आप हमसे ये उम्मीद मत रखो कि मैं आपको सारी चीज बताऊं। आप ये कहो कि सर ऐसा कुछ पढ़ाओ जो एग्जाम में हूबहू आ जाए, मैं वो पढ़ाने के लिए तैयार हूं। कुछ चीजें आप अपने से भी किया करो। अब आप प्राइमरी में नहीं हो, अब आप बड़े हो गए हो, ठीक है। जैसे सपोज दैट कि क्रिया प्रसूत, नैमित्तिक, सक्रिय, इनके बाद भी और नाम हैं। इनके बाद भी हो सकता है मुझे ना याद हो सकता है आपको ना याद हो। इसलिए मैं अक्सर उस काम को होमवर्क दे देता हूं जो बहुत याद उत करने वाला होता है, क्योंकि मेरी रटने उठने की आदत नहीं है। आप घर पे जाइए और गूगल पे लिखिए कि क्रिया प्रसूत सिद्धांत को और कितने नामों से जाना जाता है। ये काम आप कर लिया करिए एक होमवर्क के तौर पे। छोटा सा होमवर्क, आपको भी लगेगा कि घर पे हमको कुछ काम करना है। ठीक है, आइए। तो नैमित्तिक अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत, आर थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये सब कुछ जो नाम है वो स्किनर का है, स्किनर के द्वारा दिया गया है। कल मैंने आपको बताया था कि जो व्यवहार होता है, बिहेवियर जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक जिसमें हमारी इच्छा मायने नहीं रखती, और एक जिसमें हमारी इच्छा मायने रखती है। जिसमें इच्छा मायने नहीं रखती, जिसमें इच्छा मायने नहीं रखती, उसे हम एस आर बिहेवियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस आर बिहेवियर। और जिसमें हमारी इच्छा मायने रखती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑपरेंट बिहेवियर। मैं ये चाहता हूं कि आप हमसे हिंदी भी जानो, इंग्लिश भी जानो, लेकिन मैं ये कोशिश करता हूं कि आप इंग्लिश में ही जान लो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पेपर जब भी बनेगा तो बाइलिंगुअल बनेगा, और हिंदी वाले में 50 नाम है उसके, किसी न किसी नए मीनिंग से दे के फंसा लेगा आपको। इंग्लिश में उसकी हिम्मत नहीं है कि वो इधर से उधर कर जाए, क्योंकि स्किनर की थ्योरी में ऑपरेंट ही लिखा है, ऑपरेंट के अलावा कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है। तो ऑपरेंट ही देगा, उसकी मजबूरी है। तो मैं ये नहीं कहता। हाँ, जैसे आर जो आप नाम ले रहे हैं, कहीं कहीं रिस्पॉन्स भी होता है, कहीं कहीं एनफोर्समेंट भी होता है। हाँ, ये बात हमारी अंडरस्टूड रहेगी। हाँ, थॉर्नडाइक वाले में जब हम जाएंगे तो जो जो एस आर बोलेंगे तो वहां रिस्पॉन्स होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कल मैंने 4 तत्व बताया था। स्टिमुलस, नहीं, अब वहां एस आर थ्योरी काट दीजिए, वहां एस थ्योरी लिखिए बस। नहीं, आर हटा दीजिए वहां से। ठीक है, इसलिए मैंने वहीं कट कर दिया था। आप देखना वीडियो में, मैंने वहीं कट कर दिया था। मैंने कहा था नहीं, हम लोग कहाँ चलेंगे? वहां। ठीक है, चले आगे बढ़े। देखो, अगर दो प्रकार के बिहेवियर हैं हमारे सामने, एक है एसआर बिहेवियर और एक क्या है हमारा? ऑपरेंट बिहेवियर। तो यहाँ केवल दो चीजों का अंतर है। यहाँ हमारी इच्छा की कोई वैल्यू नहीं है, यानी जो भी चीजें होती हैं वो कैसी होती हैं? नेचुरल। डन। यहाँ पे हमारी इच्छा ही मायने रखती है, यानी जब हम किसी चीज को ऑपरेट करते हैं तो ही वो होती है, अदरवाइज नहीं होती है। सर, नेचुरल जो बिहेवियर है उसका समर्थन कौन करता है? उसका समर्थन करता है पावला। और जो ऑपरेंट बिहेवियर है, इसका समर्थन कौन करता है? स्किनर। स्किनर कहाँ का रहने वाला है सर? स्किनर फ्रॉम यूएसए, अमेरिका का रहने वाला है। कौन? स्किनर। ठीक है। देखो, मैं इतनी बारीकी बात को कभी करता ही नहीं था क्लास में, लेकिन जब मैं यूपी टेट पढ़ाने आता हूं तो मैं सोचता हूं कि मतलब एक एक तिनके को मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, क्योंकि ये सब पागल है पेपर बनाने वाले। ये कुछ नहीं पूछेंगे, सीधे पूछ लेंगे भैया आप स्किनर कहाँ के रहने वाले थे, ले आधार कार्ड जमा करो इनका पहले, पूरा एड्रेस लिखो। तुम कह दो नहीं, एग्जाम में आएगा। 1000 बार पूछा है कि पावलाव कहाँ के रहने वाले थे, थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये नहीं पूछेगा। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी बातें। आइए स्किनर की थ्योरी को शुरू करते हैं। स्किनर की थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट कि इन्होंने इच्छा पर बल दिया। सबसे पहला पॉइंट है, इन्होंने अधिगम में इच्छा पर बल दिया। ठीक है,
ब्रैकेट में क्या लिख लीजिए, अधिगम के लिए। पहला पॉइंट हो गया कि स्किनर महोदय ने अधिगम मतलब सीखने के लिए इच्छा पे बल दिया। ठीक है, कि इच्छा हो तो ही कोई चीज सीखी जा सकती है। डन। उससे भी ज्यादा महत्व, इच्छा से भी ज्यादा महत्व इन्होंने पुनर्बलन को दिया। किसको दिया? पुनर्बलन को। ठीक, पुनर्बलन को ही क्या कहते हैं? सबलीकरण। याद रखना। और इसी को ही क्या कहते हैं? रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो पुनर्बलन को अधिगम बहुत तेज लिख रहा हूं क्या? अधिगम का आधार माना। अधिगम का आधार माना। अगर आप बहुत मतलब आप कम समय में भी मेरे पास आइए तो मैं आपको पास करा दूं, लेकिन उतना ही माइंड लेके आइए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप सीख जाओ बस। वरना आप पूरे पूरे दिन स्किनर को पढ़ते रहिए, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है और इतनी फालतू बातें कर क्यों रहा है। इसलिए मैं पॉइंट वाइज लिखवाता हूं। जब पॉइंट वाइज लिखवाता हूं तो बच्चे को दिमाग में वो बात घुसती है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखवाया मैंने? इच्छा पे आधारित है। दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखवाया? ठीक है, यहां इच्छा के साथ साथ एक चीज मैं अब तीसरे पॉइंट में लिखने से अच्छा है मैं यही लिख देता हूं कि किस पे रखा है? स्वतंत्रता पे आधारित। लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या इन्होंने प्रयोग किस जीव पे किया? बताइए। इन्होंने चूहे और कबूतर। कल आप मुझे बताओगे कि चूहे पे किस वर्ष प्रयोग किए थे ये, और कबूतर पर किस वर्ष प्रयोग किए थे ये। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि पहले किस पे प्रयोग किया, चूहे पे कि कबूतर पे। डन। मैं इतना बता रहा हूं कि चूहे और कबूतर पर प्रयोग, स्वतंत्रता दी लेकिन अनुशासन के साथ। यहां दिमाग तुम्हारा लगेगा, सबका दिमाग यहां लगना चाहिए कि इन्होंने स्वतंत्रता तो दी लेकिन अनुशासन के साथ। अनुशासन के साथ का मतलब क्या है सर? चौथा पॉइंट, इन्होंने एक लिमिट लगा दी कि तुम स्वतंत्र हो लेकिन इससे बाहर नहीं। पावलाव की तरह कुत्ते को बिल्कुल एक पॉइंट पे बांध के नहीं रखा, इन्होंने स्वतंत्र रखा। जैसे मैं आपसे कह दूं कि खेलने चलेंगे लेकिन ग्राउंड से बाहर तुम्हें नहीं जाना है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको हम घुमाने ले चलेंगे लेकिन आपको मेरा साथ नहीं छोड़ना है। यानी आपके पास अनंत शक्तियां नहीं है कि आपका जो मन हो वो करो। आपका जो मन है वो करिए लेकिन अनुशासन में रह करके। तो ये जो स्किनर बॉक्स नाम दिया गया, इसको क्या नाम दिया गया? स्किनर बॉक्स। ये अनुशासन को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि अधिगमकर्ता को एक लिमिट पता होनी चाहिए। खेलने की आपको एक लिमिट पता होनी चाहिए कि हमको 6 बजे के बाद नहीं रहना है बाहर, घर के अंदर आना है। और अगर आप इस लिमिट को भूलते हैं तो आपके लिए दोनों चीजें, पहली बार कोई मनोवैज्ञानिक है जो दोनों चीजों का समर्थन कर रहा है। एक तरफ ये कह रहा है अच्छे कामों के लिए क्या दीजिए? रिवॉर्ड, ताकि उस काम को वो बार बार करे। और जब बार बार करेगा, बार बार किसी कार्य को करना ही तो अधिगम है। आप किसी चीज को कब सीखते हो? जब बार बार करते हो। ये जो बातें हैं ये आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, बस इनको आप सिस्टमैटिक कर दीजिए बस। ऐसी कौन सी बात है जो आप नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो, लेकिन इसी बात को आप एक सिस्टम में लिख लीजिए, एक सिस्टम में पढ़ लीजिए बस। डन। तो इन्होंने, ये पहला व्यक्ति है जो रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों की बात कर रहा है। आज तक कोई भी व्यक्ति पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा है अधिगम में, लेकिन ये कह रहा है कि पनिशमेंट भी होनी चाहिए। क्यों पनिशमेंट होनी चाहिए सर, और क्यों रिवार्ड होना चाहिए? ताकि बच्चे को ये पता चले कि गुड बिहेवियर और बैड बिहेवियर क्या है। ये पनिशमेंट का उद्देश्य नेगेटिव नहीं होना चाहिए। पनिशमेंट का उद्देश्य केवल इतना होना चाहिए कि तुम्हें पता चल सके कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। और रिवार्ड का मतलब
एक चीज बताना है कि तुम्हें इसकी पहचान हो जाए, राइट चीजों की, और पनिशमेंट का मतलब तुम्हें किसकी पहचान हो जाए, रॉन्ग की। इसके लिए इसने एक बॉक्स बनाया और इसने एक बॉक्स में एक चूहे को रखा। एक चूहे को इसने, अच्छा बना है, ठीक है। एक चूहे को इसने रखा। चूहा अनुशासन के अंदर है। चूहा किसमें है? तुम लोग इमेजिनेशन ना किया करो यार, है ना। तुम लोगों की इमेजिनेशन बहुत खराब है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि कौन सा चूहा है जिसके ऊपर लिखा होता है चूहा। अरे मैं नहीं लिखूंगा, तुम्हारे दिमाग में जाएगा ही नहीं, तुमको लगेगा वो खेलने वाला बॉल है ना। तो ये कौन है? मानना पड़ेगा, ये मेरी तानाशाही है। जैसे उत्तर कोरिया में ना, अगर वो कहते ये बोर्ड नहीं है भैंस है, तो कह दोगे हाँ सर है, ठीक है। चलो सर, इस चूहे को इसने स्वतंत्र रखा। इसके अंदर भूख थी पहले से, या इसके अंदर रह करके इसको भूख लगी, यानी इसके अंदर इच्छा आई। सबसे पहला सिद्धांत, ठीक। इच्छा जैसे ही आई, इसने क्या किया? प्रयास। सबसे पहले क्या है सर? दूसरी बात क्या है सर? प्रयास। और प्रयास के बाद इसने दो प्रकार के प्रयास किए, एक सही प्रयास और एक, जब भी इसने सही प्रयास किया, जब भी ये अपने घर से किचन से निकल के राइट साइड गया, तो इसको भोजन मिला। वहां एक लीवर होता था, जैसे ही इसका पैर पड़ता था तो ट्रे खाना वाली अंदर आ जाती थी। क्या भोजन पहले था कि प्रयास के बाद था? जबकि पावलाव क्या कहता था कि भोजन पहले होना चाहिए। देखो, भोजन स्थान बदल दो। जैसे एक लड़का घर में हो तो मम्मी के लिए वो उनका लड़का है, अगर वो मंदिर में चला जाए तो पुजारी है, अगर ड्राइवर है, टैक्सी चलाता है तो वो ड्राइवर है। जगह बदलने के साथ एक पुरुष की, एक महिला की जो पोस्ट है वो बदल जाती है। ऐसे ही भोजन उसने भी दिया, भोजन इसने भी दिया, लेकिन दोनों की पोस्ट अलग अलग है। एक क्रिया के पहले दे रहा है तो उद्दीपक कहा जा रहा है, एक क्रिया के बाद दे रहा है तो पुनर्बलन, सबलीकरण कहा जा रहा है, रिवार्ड कहा जा रहा है। बात क्लियर है? अब कभी कभी ये स्मार्ट चूहा तो था नहीं, ये कभी कभी गलत चल जाता था अपने लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में इसने एक छोटा सा करंट तार लगा रखा था। अब वो वाला ना समझ लेना जो वोल्टेज हाई वोल्टेज वाला होता है, 11,000 वाला, नहीं तो तुरंत चूहा चेंज इनटू खटाई, ठीक है। गांव से जुड़े हुए हो ना तुम लोग, यू नो अबाउट खटाई, हाँ। तो चूहा तुरंत उसमें चेंज हो जाएगा। इसका मतलब, उसके कहने का मतलब ये है कि पनिशमेंट ऐसी ना हो जो बच्चे को आघात करे, बच्चे को चोट पहुंचाए। पनिशमेंट का केवल इतना उद्देश्य है, बच्चे को ये पता चले कि ये गलत है। अब ऐसा नहीं कि गलत कर दिया तुमने, बेलन खींच के मार दिया, आंख में लगा, आंख में चोट लग गई, उंगली में टूट गई, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है। ऐसी पनिशमेंट देना होता तो न जाने कितने चूहों को इसके अंदर खा गया होता। उसने एक छोटा सा सेल लगाया था, जस्ट वाइब्रेट, जैसे ही उस पे पैर पड़ता था वाइब्रेट, और वहां से वो हट जाता था चूहा। यानी धीरे धीरे बाय द प्रैक्टिस उसको ये पता चल गई कि हमको बेड से उठना है तो किधर की ओर जाना है। उठा, दंत कांति किया, नहाया धोया, और किधर गया, राइट, लीवर दबाया, फ्रिज खुली और खाना खाया, और फिर अपने कमरे में आ गया। क्या ऐसा ही शुरुआत में पहले दिन भी किया था ये? अब ये बाएं जाता ही नहीं। बाएं क्यों नहीं जाता सर? क्योंकि इसको पता है कि ये रास्ता गलत है। आपके बच्चे को, आपको, सबको ये पता होना चाहिए कि किधर का रास्ता गलत है और किधर का रास्ता। अब गलत की पहचान तब तक नहीं होती जब तक पनिशमेंट ना मिले। गलत की पहचान तब तक नहीं होती जब तक आप रोज स्कूटी पीछे लगा देते हो किसी न किसी के, जैसे कोई गुजरा आप स्कूटी पीछे लगा दिए, घर तक छोड़ के आए। एक दिन
आप पकड़ गए और आपको स्किनर वाली पनिशमेंट नहीं मिली, पावला वाली मिली। अब आप और आपकी इच्छा, आपके प्रयास, आपका पुनर्बलन, क्योंकि व्यक्ति उस काम को नहीं करता जिस काम को करने के बाद उसको संतुष्टि, और इतनी बड़ी संतुष्टि, पट्टी उट्टी बंधी है, इधर बंधी है, तो ये तो महासंतुष्टि है ना। आप इस काम को दोबारा नहीं करो। इसलिए पनिशमेंट लर्निंग का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू स्किनर। पनिशमेंट लर्निंग का इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला एलिमेंट है। आज तक किसी ने पनिशमेंट को सहयोग नहीं दिया था, लेकिन स्किनर ने इस बात को कहा। ठीक है, ओके सर। क्या इसके प्रयोग आपको समझ में आए? क्या किया था इसने? चूहे को अधिगम कराया था सही चीजों का। इनका एक ही उद्देश्य था कि इस बात को बताना कि जब भी सही हो तो आप रिवार्ड दीजिए, और जब भी बच्चा गलत हो तो हल्की पनिशमेंट उसको दीजिए, ताकि उसको पता चल सके कि हम गलत किए हैं। यहां तक बात समझ में आई? सर, इच्छा, फिर प्रयास, फिर सही और गलत, फिर केवल सही, फिर भोजन के रूप में उसको रिवार्ड, और छठवें नंबर पे ये काम बार बार करते रहने पे क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से अपने बच्चे में आप अच्छे गुणों को विकसित कर सकती हैं, अनुशासन में रख करके। ये चूहे को घूमने की स्वतंत्रता इतनी ही थी जितना ये बना हुआ है, जिसको इसने क्या कहा? स्किनर बॉक्स। इसी में रहो, घूमो, तो घर में स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें एक कमरे में बंद किया है। पूरे घर में घूमो, गार्डन में घूमो, पार्क में घूमो, लेकिन ये नहीं कि तुम घूमने कहीं और चले जाओ। हम फोन लगा रहे हैं, उठ ही नहीं रहा है तुम्हारा, गए थे उधर पहाड़ की तरफ घूमने। नहीं, इतनी स्वतंत्रता बच्चों को नहीं होनी चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आई? आगे बढ़े। इसने पुनर्बलन के 2 प्रकार बताए। यहां भी तुम्हारा दिमाग लगेगा। अकाउंट कहां भी खोले बैठी हो तुम? मिला रहे हैं कि मशरवा सही पढ़ा रहा है कि नहीं? अच्छा, सही है कि नहीं इतना बता दो बस। अच्छा, सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं? सही बोलना, विद्या माता कसम है। सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं? समझ में आ रहा है? अच्छा, ठीक, चलो, ठीक है। अच्छा लगता है कि जब तुम जागरूक होते हो, आप अंधविश्वासी नहीं होते कि बिल्कुल गुरुजी सब सही पढ़ा रहे हैं, एक दिन गुरुजी अपने होश में नहीं थे, अब वही क्वेश्चन आ गया, 89 नंबर दिलाया, है ना? बिल्कुल आप जागरूक रहिए, लेकिन अपने मस्तिष्क को संतुलन में रख करके। ये नहीं कि आप बिल्कुल तुलसीदास बने हैं, 5 किताब खोले हैं, सही पढ़ा रहे हैं? नहीं। हाँ, इसके अकॉर्डिंग सही है। ना वो समझ पाए, ना मेरे को समझ पाए। ठीक है, आइए। तो एक बात और है बस इनके सिद्धांत की, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है, और इसको समझने के लिए तुम्हारे पास दिमाग होना चाहिए। अभी एक बार में किसी को नहीं समझ में आएगा, ऐसा मत समझो कि एक बार में नहीं आएगा। मैं एक बार में भी समझाने का प्रयास करता हूं। तुम लोग घर में पढ़ रहे हो, घर में पढ़ने बैठे हो, भूख लगी है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मम्मी ने कहा कि पापा समोसा लाए हैं, खा लो, तब पढ़ो। समोसा ले आकर के तुमको दी, और आप समोसे खाए, अच्छे समोसे थे। खाने के बाद आपने पानी पिया। अब आप मुझे बताइए कि आपका पढ़ने में मन लगेगा और अच्छे से, कि अब मन लगना बंद हो जाएगा? क्योंकि भूख लगी थी, थोड़ा सा खाया मैंने एक समोसा, अब मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट। तो जब भी कोई वस्तु पास आए और लर्निंग की स्पीड बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव। तो इसका ट्रिक क्या है? पास आना और अधिगम की गति बढ़ जाना। डन। सर, नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है? जब आप पढ़ रही हो
और आपके बहन की लड़की छुटकी चवन्नी आपके दाएं बाएं घूम रही हो, चिल्ला रही हो, सब कुछ, और आप डिस्टर्ब हो रहे हो। आपने कहा कि अब तुम निकल जाओ यहाँ से। नहीं गई। आप उसका बाल पकड़े और पहुंचा के आए दीदी तक। और कहे इसको थोड़ा होश में रखना, हमें हमारा पेपर है। अब आप आए तो बैठ के आप फिर से पढ़ने लगे और तेज गति से पढ़ने लगे। तो किसी व्यक्ति या वस्तु को दूर किए थे कि पास? नकारात्मक पुनर्वलन क्या है सर? जब कोई ऐसी व्यक्ति या वस्तु जो आपसे दूर चली जाए और आपकी अधिगम की गति क्या हो जाए? बात समझ में आई? एक क्वेश्चन आया कि एक बच्चा है जिसको जिसका पढ़ने में मन बहुत कम लगता है, क्योंकि स्कूल से इतना ज्यादा होमवर्क मिल जाता है कि वो पढ़ नहीं पाता है। तो टीचर ने क्या किया, उसके होमवर्क को कम कर दिया, और अब जहां 5-6 होमवर्क मिलता था, 2 दिया, और अब वो 2 होमवर्क बहुत अच्छे से करके आता है लगन से। तो जो 4 होमवर्क कम किया, वो दूर किया कि पास किया? यानी होमवर्क कम करना अधिगम में क्या कहलाता है? नकारात्मक पुनर्वलन। क्या मेरी बात समझे? होमवर्क कम करना क्या कहलाता है? नकारात्मक पुनर्वलन। जैसे आप पढ़ रहे हो और आपके बगल से बारात गुजर रही है, डीजे खूब तेज तेज बज रहा है, आप पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहे हो। अब आप क्या चाहोगे कि डीजे यहीं खड़ा रहे कि कुछ आगे चला जाए? और जैसे ही वो डीजे आगे गया, आपकी पढ़ने की गति फिर से तेज हो गई। तो डीजे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था कि नेगेटिव? आप समझ गए? अब इसको लिखने का तरीका क्या है? जब कोई वस्तु या व्यक्ति पास आए और उसकी वजह से अधिगम की गति बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर जाए और मेरे अधिगम की गति बढ़ जाए, दूर जाने से, तो क्या कहलाएगा? नेगेटिव। क्या रीइंफोर्समेंट समझ में आया आपको? सबलीकरण समझ में आया? 2 प्रकार का। शुक्ला जी, ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, बस इतनी सी थ्योरी है इनकी, स्किनर महोदय की, ज्यादा नहीं है। इतना ही खाना है आज, पूरी सब्जी बस। ठीक है, और चीजों की उम्मीद ना करो। लिखो इसको, जल्दी करो, जल्दी, फास्ट। तुम लोग जितने फोटो वाले हो ना, लिख नहीं पाओगे। हाँ ठीक है। ठीक है, 2 मिनट का समय ले लीजिए। चले? हाँ, जा नहीं रहा हूँ। लिखो लिखो। तो आप कब आओगी? जैसे तुम लोग 3-4 दिन गायब हो जाओगे, तो मैं यही क्वेश्चन तुम लोग से पूछूंगा कि आप कब आओगे दोबारा। ठीक है, हो गया। रीइंफोर्समेंट में एक बात और, रीइंफोर्समेंट में, सबलीकरण में,
इसी को प्रबलन भी बोलते हैं। पता लगा प्रबलन पूछ ले तो आप कह दो गुरुजी आप पढ़ाए नहीं थे, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रबलन। डन, समझ जाओगे। चलिए आगे बढ़े। एक बात और समझ लीजिए बस, फिर स्किनर की थ्योरी समाप्त हो जाएगी। सर, क्या बच्चों को सबलीकरण या पुनर्बलन लगातार देना चाहिए या कभी कभी? बताइए। कभी कभी। लेकिन इसने दोनों प्रकार बताए हैं। अगर बच्चा लगातार अच्छा करता जा रहा है तो आप उसको लगातार पुरस्कार दीजिए। लेकिन अगर बच्चा एक बार पुरस्कार लेने के बाद दोबारा सही नहीं किया तो उसके पुरस्कार को 2-4 बार रोक दीजिए। जब वो 2-4 बार अच्छा कर ले फिर उसको पुरस्कार दीजिए। यानी इसने कॉन्टिन्यू रिवार्ड और पार्शियल रिवार्ड दोनों का समर्थन किया है। अगर तुम लगातार अच्छा काम करते जा रहे हो भाई, तुमको प्रेजेंट टेंस भी आने लगा, रिवार्ड लो। पास्ट आने लगा, रिवार्ड लो। फ्यूचर आने लगा, रिवार्ड लो। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज आने लगा, रिवार्ड लो। नरेशन आने लगा, रिवार्ड लो। रिवार्ड देने में हमको प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी नहीं है, लेकिन आप लगातार सीखते रहो तो। लेकिन रिवार्ड का मिसयूज करो। एक चीज सीखा, रिवार्ड पा गए। दूसरी चीज सीखा, रिवार्ड पा गए। अब तीसरी चीज तुम सीख ही नहीं रहे हो। चौथी चीज तुम सीख ही नहीं रहे हो। तुम्हें पता है कि जब मन होगा तब सीख लेंगे, रिवार्ड मिल जाएगा। रिवार्ड की वैल्यू मेंटेन रखनी चाहिए। इनके कहने का मतलब ये है, रिवार्ड रिवार्ड की तरह होना चाहिए। रिवार्ड जनरल वस्तु न बन जाए। आप प्रत्येक बच्चे को चॉकलेट ही देते हो हर बात पे, उस चॉकलेट की वैल्यू कम कर रहे हो। अगर आप महीने में एक बार टेस्ट लें तो आपने बच्चे को चॉकलेट दिया, हालांकि चॉकलेट टॉफी क्लास में देना नहीं चाहिए। आप पेंसिल दे दीजिए, इरेजर दे दीजिए, लेकिन खाने पीने की वस्तु क्लास में नहीं देनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपने चॉकलेट दे दिया, उस बच्चे की तबीयत किसी और वजह से खराब हुई, गर्मी की वजह से वोमिटिंग हुई। अब डॉक्टर तो यही कहेगा ना कि इसके पेट में चॉकलेट है। अब आप कहते रहिए कि चॉकलेट एक्सपायर नहीं है। अब माता पिता तुम्हें हजार ब्लेम लगाएंगे तुम्हारे ऊपर। तो खाने पीने की वस्तु बच्चों से दूर, ऐसी चीज दीजिए जिसका कोई भी मिस यूज ना हो। जैसे पेंसिल, जैसे इरेजर, जैसे शार्पनर। पुरस्कार महंगा नहीं होना चाहिए कि पता लगा तुम ले आए उसको राडो की घड़ी दे दी है। नहीं सर, पुरस्कार बिल्कुल सामान्य। पुरस्कार कभी कभी, पुरस्कार शब्दों का, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस टाइप का पुरस्कार। रोज बोतल लिए चले आ रहे हैं, जो अच्छा करेगा लो बोतल तुम ले जाओ, है ना, वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे आप किसी के घर रोज जाने लगी, भले आपको बहुत मानता हूं शुरू में, लेकिन फिर आपको जनरलाइज कर लेगा, वो सामान्यकरण। आप उतना ही जाइए जितने में वो विभेद कर सके कि आप आए हैं। ठीक है, अब मेरी मजबूरी है रोज आना, ठीक है। अब ये सिद्धांत मेरे ऊपर ना लागू कर देना कि सर आप भी ना मुंह उठा के चले आते हो, है ना, 11 से 12, ठीक। तो ये गलती है तुम लोगों की, ठीक है। आइए थॉर्नडाइक, हेडिंग बनाइए थॉर्नडाइक। इसमें कुछ लिखवा दें, जो पूछना हो पूछो। ठीक है। खून पेशाब था क्या अभी तक? ओके, चलो अच्छे से पढ़ लो मन लगा करके, सिलेक्ट हो जाओ। बारकोड में भेजूंगा समय समय पे, उसमें पेमेंट करते रहना। ठीक है। अब जो ज्वाइन होगा उसकी सैलरी 70-80 हजार से शुरुआत होगी। आठवां, हाँ, 8वां वेतन लगने के बाद, ठीक है, 80 हजार से शुरुआत होगी, 80-85 से। 2-4-5 साल बाद 1-1.5 लाख पहुंच जाओगे। किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा जीवन में। जिसने किताबों से मांगा, पेन से मांगा, उसने किसी और से कुछ नहीं मांगा। और जिसने इनसे दोनों चीजों से कुछ नहीं मांगा, वो पूरी दुनिया में सब कुछ मांगा। इस बात को नोट करके रख लेना। वहां वहां, वो डाउन कर दो।
ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब कि आप थोड़ी दिन तक 6 महीने 8 महीने मेरे साथ बैठो। मैं अपने लिए तो शायद नहीं कर पाया कुछ, या समय आएगा तो करेंगे भी, दिखाएंगे भी, लेकिन आपके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। आपका पेपर हूबहू मैं फंसा सकता हूँ। इतना ध्यान रखिए, जिस भी लेवल का आप पेपर देने जाते हो, लोअर पीसीएस, स्टेट पीसीएस, जो भी आप देने जाते हो, आप 6 महीने 8 महीने बैठो पहले, मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि बैठने से ही आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। उपनिषद क्यों लिखे गए? गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? अब तुम कह रहे हो नहीं गुरु जी हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे ऐप से बिल्कुल गुरु से डिस्टेंस। सीख लोगे? रियल रियल होता है और इमेजिनरी इमेजिनरी होता है। ग्लोब देखना और पृथ्वी को देखना दोनों में अंतर होता है ना। हमको आप बिल्कुल देख रहे हैं प्रत्यक्ष, और आप हमको एलईडी में देख रहे हैं। मोदी जी को एलईडी में देखना और मोदी जी को डायरेक्ट देखना, दोनों में अंतर है ना। तो डायरेक्ट वाली कोशिश करिए, क्योंकि ये अधिगम स्थायी होता है, वो वाला अधिगम स्थायी नहीं होता। आइए बात करते हैं थॉर्नडाइक के सिद्धांत की। तो थॉर्नडाइक सिद्धांत, प्लीज बात नहीं। जब मैं पढ़ता था तो मैं बहुत दुष्ट था, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। सही किसका? लाइक अच्छा सुनो तो, अगर अगर इनके जैसा पड़ोसी हो जाए किसी घर में, आ मैं तो इनकी तरफ खिड़की ही ना करवाऊं। क्यों ना करवाऊं? झांकते रहेंगे हमेशा, है ना। थॉर्नडाइक सिद्धांत सबसे बेहतरीन, सबसे मेरा फेवरेट थॉर्नडाइक। इसने कहा कि अगर अधिगम करना है, अगर आपको कुछ भी सीखना है, तो नंबर 1 पॉइंट, आपको प्रयास करना होगा, और उस प्रयास के दौरान आप त्रुटि करेंगे। इस प्रकार अधिगम के 2 बच्चे, एक का नाम प्रयास और एक का नाम त्रुटि। फिर अपनी गलतियों से क्यों घबराना, फिर जवाब न दे पाने पे क्यों घबराना, फिर गलत बताने पे क्यों घबराना, जब यही सिद्धांती है कि प्रयास और त्रुटि। इसको मैंने ऐसे समझा, थॉर्नडाइक ने नहीं समझाया, इसको मैंने अपने तरीके से समझा, और समझने में ये आया कि अगर आप प्रयास 10% करते हो तो त्रुटि आपका 10%, मतलब किसी चीज को एक बार पढ़ोगे तो 90% चांस है कि नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी चीज को 30% सीखे हैं, यानी जो त्रुटि का परसेंटेज है वो आपने कम कर दिया। अगर आप किसी चीज को 60% सीख लिए, यानी त्रुटि का परसेंटेज आपने, अगर आप किसी चीज को 90% सीख लिए, यानी आपने जस्ट उल्टा कर दिया। ये मेहनत है सर, ये लिखने से, कलम के लिखने से, परसेंटेज का मार्क लगाने से नहीं समझ में आएगा। अभी मैं जब पॉलिटी पढ़ा रहा था तो मैंने एक चैप्टर पढ़ाया, संविधान संशोधन। एक बार पढ़ाया, मेरे बच्चों को बहुत कम समझ में आया। मैंने कहा ठीक है, अभी इतना पर्याप्त है। जबरदस्ती मैंने कहा इतना पर्याप्त है। 3 दिन बाद 4 दिन बाद मैंने उनको फिर वही पढ़ाया। अब उनके दिमाग में वो चीज तुरंत 10% से कितना पहुंच गई, और आज फिर पढ़ा के आया 60%। मेरे कहने का मतलब क्या सर, कि कोई चीज समय के साथ आती है, और आप सोचते हो कि हम यहीं बैठे हैं और यहीं सीख लें, तो फिर परिपक्वता किसे कहते हैं? मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मतलब हार्डवर्क और टाइम। अधिगम का मतलब आप तुरंत सीख गए, लेकिन मैच्योरिटी अनुभव, अनुभव में मेहनत के साथ समय मिक्स होता है, और अधिगम में समय मिक्स नहीं होता, केवल सीखना मिक्स होता है। अधिगम और अनुभव में क्या अंतर है सर? अधिगम और अनुभव, अधिगम में आपने जस्ट सीख लिया, लेकिन आपने टाइम नहीं दिया। हमने इसको 10 साल पहले सीखा था,
तो हमारा ज्ञान और 10 साल दोनों मिलकर क्या बन गए? एक्सपीरियंस। दोनों मिलकर क्या बन गए? ज्ञान प्लस समय को अनुभव कहते हैं। अब केवल ज्ञान को अधिगम कहते हैं। आप किस में जाना चाहते हो? एक्सपीरियंस में, क्योंकि वहां जब रहोगे तो पेन कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें। वहां सब कुछ दिमाग में फीड हो जाता है। समय के साथ चोट लग जाए, आप कह दो कि आज मैं तपस्या कर रहा हूँ शंकर जी की, इनकी उनकी, कि चोट ये तुरंत भरनी चाहिए घाव। नहीं हो सकता। आप हफ्ते 10 दिन का समय दीजिए, वो घाव स्वतः भर जाएगा। आप किसी चीज को सीखने में समय दीजिए, आपको ऑटोमेटिक आने लगेगी वो चीजें, स्वतः आने लगेंगी। ऐसा कौन सोचता है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ये समय दे रहा है, समय, कि आप किसी चीज को प्रयास करने का समय दीजिए। निश्चित रूप से हर प्रयास में त्रुटि का जो परसेंटेज है वो कम होता चला जाएगा और एक दिन आप सफल हो जाएंगे। एक दिन आप सफल हो जाएंगे। अगर 22 भाग हैं संविधान में, 22 भाग को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो क्या संविधान का कोई भी क्वेश्चन गलत हो सकता है? अगर मान लीजिए कि आपने केवल पॉलिटी से एमए का पेपर मतलब पीजीटी दिया और आपका सिलेक्शन कौन रोक सकता है? बताइए। क्योंकि आप 4 साल से पढ़े हो ज्ञान प्लस समय। और जो केवल ज्ञान लेके जाता है वो एग्जाम में गलती करता है, कंफ्यूज होता है। उसको लगता है कि यार ये कृष्ण मिशन अभी था कि कैबिनेट मिशन था, ये था कि वो था। क्योंकि अनुभवी व्यक्ति बिल्कुल श्योर होता है कि यही होगा। और जो नया नया ज्ञान प्राप्त किया होता है वो श्योर नहीं होता। वो पढ़ा तो है लेकिन आज भी कंफ्यूजन की स्थिति में है, आज भी उसको पहचान नहीं है सही से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे नया ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला चला तो लेता है लेकिन उसको बारीकियां नहीं पता है उस गाड़ी की, गलती के चांस बहुत है। और कोई व्यक्ति 10 साल से गाड़ी चला रहा है, उसको बारीकियां पता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप जब भी सीखने बैठिए इसका स्वागत करिए कि कोई बात नहीं, अगर मुझे नहीं आता है तो ये तो अधिगम का एक हिस्सा है। और हो सकता है पहले दिन आपको ये दिखे आपके अंदर, तो भी नहीं घबराना है। क्योंकि थॉर्नडाइक जैसा महान विद्वान आदमी क्या कह रहा है कि जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये कम होता चला जाएगा। आप लगातार मेहनत करिए, देखिए अगर आपका त्रुटि का परसेंटेज ना कम हो जाए तो बताइए। एक बात ठीक है। इसी ने अपने प्रयोग में एक बिल्ली को रखा। किसको रखा? ये मैं बिल्ली बना लेता हूं बहुत अच्छी, अपने भांजों को सिखाता हूं ना पढ़ाना। अब तुम लोग मिलाने ना लगना किसी से, बोल दी बीच में। समझ लेना यार अपने से, ठीक है? अच्छे खासे खाते पीते घर से है, ठीक है? चलो, तो इसने किस पे प्रयोग किया? अरे यार मेन चीज तो बनाया ही नहीं। ठीक है, इसने किस पे प्रयोग किया? और इसने भी बिल्ली को एक बॉक्स में रखा। इसने भी बिल्ली को एक बॉक्स में रखा। डन। इसने ज्यादा प्रयास करवाया क्योंकि ये प्रयास पे बल दे रहा है, इसकी इनर संतुष्टि पे, पुरस्कार पे बल दे रहा था। इसने और प्रयास करवाया। क्या प्रयास करवाया सर? कि इस पिंजड़े के सामने, मतलब यहाँ बिल्ली बैठी है अंदर और यहाँ भोजन रखा कि अगर तुम्हारे अंदर वास्तविक भूख है तो धूप में घर से निकल के आओ और बैठ के 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो। ये दिखाता है तुम्हारे भूख का लेवल, तुम्हारे सफल होने की इच्छा। हाँ, पढ़ने की इच्छा तो है लेकिन जाएंगे नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध के परिवार के हैं। सोने का महल, सोने का बेड। मेरी मतलब टीचर बनना मेरा शौक है, जरूरत नहीं। तुम कभी नहीं बन पाओगे। जब तुम्हारा जरूरत बन जाएगी कोई चीज तो तुम उसको प्राप्त करोगे, जब तक शौक है तुम उसको प्राप्त नहीं। क्योंकि तुम्हारा इच्छा शक्ति उस व्यक्ति से बहुत कमजोर होगी जिसको उस चीज की आवश्यकता है। याद रखना, एक करीब
एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति से आपकी इच्छा 10% है और वो सुबह शाम वही सपने देखता है कि अगर बीपीएससी आ गया या प्राइमरी आ गया, जूनियर आ गया तो मेरे अलावा किसी का सिलेक्शन होगा नहीं। 10 घंटे पढ़ता है, 8 घंटे, और लिख के रख लो कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका नाम उस लिस्ट में जरूर होगा। उसके बाद अपनी और उसकी तुलना कर लेना बैठ के। ये कहने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें कि गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है। अरे क्या होता है कि उसी में सब होता है। आजकल गवर्नमेंट जॉब मतलब बेहतरीन संस्था, 1.5 लाख 2 लाख सैलरी है केवीएस ओवीएस में। उसको तुम बता रहे हो कि अरे हम प्राइवेट कमाएंगे। प्राइवेट तुमको नचाएंगे घुंघरू पहना करके, और जिस दिन डांस अच्छा नहीं हुआ उस दिन सैलरी नहीं। और सरकारी में तुम राजा, अपनी गाड़ी खरीद लो, वरना वरना चश्मा वश्मा वीआईपी 2-2.5 लाख का खरीद लो, 2 ही सैलरी का चश्मा ही चाहिए और क्या। 60 साल तक पैसा पाओगे, क्या करोगे, कहाँ रखोगे तुम लोग इतना पैसा। 60 साल तक पैसा मिलेगा, 60 साल। 62 हो गया, ले 2 साल और बढ़ गया। हमें लगा टीचर में पूरा ठीक है, गणित मुझे बहुत तो नहीं आती, लेकिन मैं 70,000 से अगर 12 में गुणा करूं तो कितना आएगा, 10 लाख, नियर अबाउट 10 लाख, मोटी मोटा कितना आ रहा है, 12 सत्ते 84। मैं 8 लिख लेता हूं। वेट, किसका बीएड 2020 का है, आपका। 21 का किसका है, डीएलएड या बीएड, सब बताओ। 20 का। 21 का किसका, पास आउट। 20 का। 21 का किसका है, 22, 23। अब तुम समझो कि मैं लेटेस्ट पूछ लिया 23-24। अगर आप 2020 से जोड़ो तो आज 6 साल हो गया है। कितने साल, और 8 और 6 का गुणा तो आता होगा ना। आप अपनी नादानी में कितना गंवा चुके हो, इसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल दर्द। 48 लाख गंवा चुके हो तुम। आया कुछ नहीं। एक मेहनती व्यक्ति, शायद तुम इसको सीरियसली ना लो, एक मेहनती व्यक्ति 48 लाख का जीवन जी चुका होगा, जो सुबह सही समय पर उठा होगा, जो पढ़ा होगा, जिसका एक रूटीन रहा होगा 12 महीने 16 महीने तक, वो 48 लाख अकाउंट में आया होगा, बचा हो या ना बचा हो, खाया पिया तो, पहना तो, किसी से मांगा तो नहीं 6 साल तक। और वही गलती आप फिर कर रहे हो। अभी बीपीएससी आ रहा है, आ गया है, अभी केवीएस आएगा, एनवीएस आएगा जस्ट फरवरी में। आपको लगता है अरे अंटार्कटिका में आएगा, अरे फरवरी मतलब 8 महीने जोड़ लो, 8 महीने 10 महीने, इतना तो तुम्हें तैयारी में लग जाएगा, 8-10 महीने। एक एक बारीकियों को समझने में लग जाएगा, तुम्हें प्रैक्टिस सेट करने में लग जाएगा, तब जाके तुम्हारे अंदर निखार आएगा, फिर तुम सेलेक्ट होगे। और अभी वही गलती फिर तुम कर रहे हो, इसी को और बढ़ाना चाहते हो। लो मैं भी बढ़ा दे रहा हूं, इसको 10 कर लो, चले जाओ, ऐसे सब जोड़ते चले जाओ। मेरी बहन को बुखार हो गया था जब मैंने उसको उसकी गलती बताई थी, तो ऐसे बताया था। इधर गणित का पूरा प्रश्न वही छोड़ दी थी पिछली बार सुपर टेट में, और 1 नंबर से नहीं हुआ। ये रहे। एक कि पूरी गणित तुम ए लगा देती तब वो सही हो जाता, गारंटी। पूरा छोड़ दिया, 10 के 10 क्वेश्चन, 20 जहां जितने भी थे, एक भी क्वेश्चन नहीं किया। गोला ही तो करना। हमने कहा मैथ आती है, कहीं नहीं आती इसलिए नहीं की है। हम कहे तुझे आर्यभट्ट नहीं बनना था वहां, गोला 5A 5B 5C 5D, गारंटी लेता हूं कि 4 क्वेश्चन सही हो जाता और मेरिट से 3 नंबर आगे होती। और आज आराम से बैठी हैं, आलू पराठा बनाती हैं, हमें बुलाती हैं, मैं भी खाता हूँ, खाने के बाद एक बार थोड़ा सा देता जरूर हूँ डोज।
जब खा लेता हूं तब, उसके पहले नहीं। यहाँ आओ, कितने साल हो गए 2019 से? कहते 7 साल। जोड़ लो, 8 7 56, कितने? लिटरली बता रहा हूँ, फोन लगाओ पूछ लो। इसीलिए मार भी खाया था एक बार, किस चीज से मार खाया था वो अलग बात है, ठीक है। छोड़ो बहन, छोड़ दो। भूल जाओ। आइए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना? किस्मत। आप देखो, तुम्हारा मानना जो है वो सबका कैसे हो सकता है? हाँ, वेट वेट वेट, हाँ मैम, तो आपने क्या छोड़ा था? तो छोड़ दिया था? एक नंबर से मेरा भी रह गया था। तो कब, किस वर्ष? आइए बिटिया, कॉपी में लिखो, नोट करके लिखो। ये तुम्हारा लिटरली, ये रियल दर्द है जिसको तुम फील ही नहीं। आप फील ही नहीं कर पा रहे हो जो एक्चुअल दर्द था। अगर इसमें से 30 लाख भी घर पे दिए होते तो तुम्हारा घर गांव में सबसे बेहतरीन घर होता। गारंटी ले लो कि तुम्हारे घर के सामने एक वीआईपी गाड़ी, वीआईपी घर तुमने अपने 6 महीने की मेहनत से मेंटेन कर दिया होता। लेकिन अभी भी तुम नहीं जग रहे हो सर। अभी भी वही कुंठा, अभी भी वही नींद, अभी भी वही भोजन से प्रेम, अभी भी मतलब वही आलसीपन। उठ ही नहीं रहे हो। नहीं हो पाओगे, छोड़ दो पढ़ाई, मत करो। जाओ जीवन जियो लेबरों वाला, 400 500 वाला रोज। और अगर बेहतरीन बनना है तो बैठिए, 8 महीने 10 महीने बैठिए, 10 5 हज़ार खर्च करिए। शादी में एक बार आदमी शेरवानी लेता है 25 30 40 हज़ार की, दोबारा जीवन में कभी नहीं पहनता। और वही अगर वो 40 50 हज़ार का कोर्स ले लेता तो शायद कोई ना कोई एग्जाम क्वालिफाई कर जाता। डिफरेंट बिटवीन थिंकिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? समझो, आओ, बैठते हैं, 8 10 महीने साथ में पढ़ते हैं, सारी नोट बनवाते हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट मैं लेके चलता हूँ। तुम्हारे सुपर टेट का 90 नंबर मेरे हाथ में है, बाकी जो है वो तुम 50 60 में खेलो। 90 से 100 नंबर मेरे हाथ में है। कहो तो लिख के दिखा दूं अभी तुम्हारे सामने कि 90 से 100 नंबर मैं अपने हाथ में लेके बैठा हुआ हूँ। और नोट्स और पढ़ाना सिखाना मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम केवल आ जाओ हल्का सा कुछ खा पी करके बस, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे सिखाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। डन। आइए, इसने इस बिल्ली को मजबूर किया। यहाँ एक लीवर लगता था और बिल्ली जैसे ही भूखी होती थी इतना उछल कूद करती थी कि इसको भोजन चाहिए। और अचानक इसका पंजा इस लीवर पे पड़ा और गेट खुला। गेट खुला, ये बाहर आई। क्या, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुत्ता चूहा और बिल्ली सबसे ज्यादा प्रयत्नशील कौन है? बिल्ली। और सबसे ज्यादा निष्क्रिय कौन है? कुत्ता। बीच में कौन है? चूहा। इस बिल्ली ने, इस बिल्ली को भोजन करने के बाद फिर अंदर रखा गया। इससे ये काम कई दिनों तक करवाया गया। अब फाइनली ये बिल्ली बिल्कुल स्मार्ट हो गई। सुबह उठी, मुंह धुली, इसको अपने हाथ से खोलती थी और खोल के बाहर आके खाना पीना खाती थी। जब ये 10% प्रयास करती थी तो 90% गलती करती थी। जब इसने 90% तक प्रयास किया, ये है थॉर्नडाइक। इसलिए इस व्यक्ति को मैं थोड़ा सा बहुत दिल से मानता हूं कि सबसे रियल सिद्धांत अगर किसी ने दिया, सबसे रियल, तो थॉर्नडाइक ने। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? आइए, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के कुछ नियम हम आपको बताते हैं, ठीक है? इसकी फोटो ले लो। बोला बिल्ली तब से मतलब चले। भाई कितना प्रयास करके बाहर आ रही है, कितना प्रयास के माध्यम से बाहर आ रही है। आप ये देखो, आप एक कमरे में दौड़ो और आप कमरे का दरवाजा तोड़ के बाहर आओ, प्रयास में अंतर है ना सर। नेक्स्ट,
अब और अच्छा नियम, अब तुम और इसको मानने लगोगे, और जो विद्यार्थी इसको फॉलो करता है वो रियल में स्टूडेंट बन जाता है। इसने सीखने के मुख्य नियमों को 3 भागों में बांटा, मुख्य और गौड़। गौड़ वाला तुम्हारा होमवर्क है, ये कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, 5 है, इसको आप घर से लिख के आइएगा, नहीं आएगा तो मैं हूं, ठीक है। मुख्य नियम, बात नहीं, मुख्य नियम इसने 3 बताए। सबसे पहला क्या बताया? ठीक है, सबसे पहला अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, फिर नो इफेक्ट फिर क्या बताया? इंग्लिश वाले सुन लें, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस। और अगर आज तुम ये तीनों समझ गए ना, तो तुम अपना इवेल्युएशन स्वयं से कर लोगे कि तुम विद्यार्थी हो या नहीं। आने वाले 5 मिनट में मैं इसको समझा दूंगा, इसलिए बीच में इतना बात भी किया, क्योंकि आज का टारगेट ही मेरा इतना ही था। थॉर्नडाइक और स्किनर, डन। इसने कहा कि आपको अगर अधिगम करना है तो सबसे पहली चीज आपको दिखानी पड़ेगी तत्परता। इसमें 1 2 3 नहीं पूछता कि कौन पहला कौन दूसरा, 3 नियम है बस। सबसे पहली चीज आपको क्या दिखानी पड़ेगी, और तत्परता की 3 परिभाषा है, निश्चित समय, निश्चित विषय, रोजाना। हाथ उठाओ कोई ऐसा विद्यार्थी बैठा हो जो मुझे इस बात का भरोसा दिलाए कि उसने पिछले 30 दिन में एक निश्चित समय में एक निश्चित विषय रोजाना पढ़ा है। मैंने अपने बीएड के दौरान थॉर्नडाइक को पढ़ा था, और उस दिन से ये मेरे दिमाग में बैठ गया था कि अगर कुछ भी सीखना है तो ये। और आज भी सॉरी टू से मैं अपना शेड्यूल तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं रात में 11 से 1 हिस्ट्री ही पढ़ता हूँ, और आज ये रिकॉर्ड 1.5 साल का है, इसलिए मैक्सिमम हिस्ट्री मेरे दिमाग में रटी हुई है, चलती है। एक सूत्र है सफल होने का, रेडीनेस। और आप 2 घंटे का मत बनाइए, आप 15 मिनट का बनाइए, लेकिन फिर दुनिया पलट जाए, दुनिया तहस नहस हो जाए, शादी हो बारात हो, लेकिन 15 मिनट आपको पढ़ना है। मेरे भाई की शादी थी, फिर भी मेरे मोबाइल में नोट्स थी, और जब सब ब्याह शादी बैठ गया तो मैं फैन के आगे बैठ करके मैंने एक अपना ईमानदारी ये किया कि मैं थोड़ा सा पढ़ा, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे नहीं, लेकिन 10 मिनट मैंने देखा चीज़ों को। मैंने कहा सॉरी भगवान, आज के लिए इतना पर्याप्त है। मेरा जो गैप था वो नहीं होने दिया मैंने, देख ही लिया, सुन ही लिया, 10 प्रश्न ही कर लिया मैंने, लेकिन आज रिकॉर्ड है 1.5 साल का कि कभी गैप नहीं हुआ। नहीं मन है 1 प्रश्न करूंगा, नहीं मन है तो 2 प्रश्न 3 प्रश्न कर लिया, लेकिन किया मैंने रोज। डन। तो अगर कोई चीज सीखनी है तो सबसे पहली बात आज ही बैठ के बनाओ 10 मिनट का, कि हमको हिंदी पढ़नी है 15 मिनट। जब भी तुम्हें लगे कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, रात 10 बजे से 10:15 तक, और 30 दिन तुम पढ़ के देखो। और अगर हिंदी तुम्हारे अंदर से उबलने ना लगे, बाहर ना आने लगे, तब बताना। मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मैं सीखता तो सब कुछ हूँ, लेकिन अनियमित तरीके से, कोई निश्चित समय नहीं, कोई निश्चित विषय नहीं, और रोजाना नहीं। सीखता तो बहुत अच्छा हूँ शुरुआत में, लेकिन ये चल नहीं पाता बहुत दिन तक, फिर ये चेंज हो जाता है। इसलिए 10 से 15 मिनट से शुरुआत करना, 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं कर पाओगे अभी।
आप 15 मिनट से शुरुआत करिए किसी सब्जेक्ट और 30 दिन करके देखिए, और जिस दिन हो जाएगा डेट डाल के टिक लगा देना। ऐसे एक छोटी सी डायरी रखो, कॉपी रखो, जैसे हो गया ठीक है, ओके। अब नहीं हुआ तो आपकी असफलता। अब आप ये मत कहना कि हम दूसरे दिन आधे घंटे पढ़ लिए थे। एक दिन भूखा रहने पे दूसरे दिन डबल खाना थोड़ी ना खाया जा सकता है। किसी भी हालत में इसको करना ही करना है सर, इतनी कसम खा के बैठिए। और जिस दिन गैप हुआ उस दिन पूरा रिकॉर्ड ऐसे कट कर देना कि बेकार। अब आज से फिर से शुरू। देखना महीने भर में तुम कितनी बार कट करते हो, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें 1 लाख की नौकरी मिलेगी। तुम सोच भी कैसे सकते हो यार कि तुम्हें नौकरी मिलेगी? बिना नियमित, बिना शेड्यूल, बिना रेगुलेशंस के इम्पॉसिबल। मिल जाए तो तुम्हारी किस्मत। डन। दूसरा, अभ्यास। प्रश्न ये है सर कि मान लीजिए हमने 15 मिनट हिंदी पढ़ा रोज, उसी समय पे पढ़ा, रोजाना पढ़ा, तो हम चलेंगे कैसे? रस, छंद, अलंकार, संधि, समास, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पिछला वाला तो भूल ही जाएंगे ना। इसने कहा अभ्यास। उसी जो आप पिछला पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन और उसके क्वेश्चंस समय समय पे करते रहिए। और इसने अभ्यास के 2 प्रकार बताए, एक उपयोगी और एक अनुपयोगी। ये प्रयास मत करना, ये अभ्यास मत करना। पूछ लेना मेरे से कि किस प्रकाशन का, किस कंपनी का प्रैक्टिस सेट लें, क्योंकि अनुपयोगी करोगे तो भी तुम सफल नहीं होगे। लिख के रख लो। अगर तुम अनुपयोगी अभ्यास कर रहे हो तो भी कोई मतलब नहीं, इससे अच्छा मत करो भाई। डन। तीसरा आता है लॉ ऑफ इफेक्ट। कुछ दिन बाद तुम्हें प्रभाव दिखने लगेगा, अगर ऊपर के दोनों नियम तुमने मान लिए तो। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद तुम्हें दिखने लगेगा कि हम विद्यार्थी हैं। बात करो, हिंदी पे करो, इंग्लिश पे करो, क्योंकि अब तुम्हारी आंखें चंचल नहीं हैं, अब तुम्हारी आंखें गंभीर हो गई। अब तुम्हें पता है कि मुझे शाम को 2 घंटे शेड्यूल फॉलो करना ही है। बोलना नहीं, बताना नहीं किसी से, कुछ करना ही नहीं। अंदर जो आग है उसको देते रहना हवा। बताने से, जैसे अक्सर हमने देखा कि लोग मंदिर जाते हैं, जो दान पुण्य किए सबसे बता दिए। कुछ चीजें बताई ही नहीं जाती हैं, जैसे मेहनत, धर्म, प्यार, मोहब्बत। आप बता के देखिए, आपके अंदर से खत्म होने लगेगा। आप मेहनत करिए 4 घंटे और आइए क्लास में सबसे बताइए कि कल मैंने 6 से 10 पढ़ा भाई, मजा आया, ये वो। आप 2-3 दिन बाद नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर जो इच्छा थी उसको बांट दिया आप। धर्म, आप बहुत धार्मिक हो, गए लड्डू चढ़ाए, पैसा बांटे, ये सब आके बता रहे हैं, वीडियो बनवा करके फेसबुक पे डाल रहे हैं कि महाराज जी बंदर को चना खिलाते, 2 दाना खुद भी खाए। क्या दिखाना चाहते हो साधु हो? गौतम बुद्ध से पूछो कि कौन सा वीडियो बनवाए थे जब सोने का महल छोड़ के गए थे तो। तुम 1 किलो चना 35 रुपए का बांट के वीडियो बनवा रहे हो, या पूरे जितने बंदर हैं समाज में तुम ही पाल रहे हो? 5 बंदरों को खिला करके फेसबुक पे क्या पाना चाहते हो? नोबेल पुरस्कार? क्या दिखाना चाहते हो? तुम अच्छे हो? अगर चना बांटने से कोई अच्छा हो जाए तो चलो मैं 1 कुंटल चना बांटूं। अगर कोई बांटने से अच्छा हो जाए तो टोटल दिखावटी, दूर रहिए। भगवान की पूजा करिए, कोई फोटो मत बनाइए, कोई वीडियो मत बनाइए। बैठ के उठ के चले आइए कि नोट कर लेना, फिर बैठिए नोट कर लेना। जब आपको सही लगेगा तब मुझे बना देना जो बनाना होगा। IAS, PCS, DSP, IPS, जो आपकी इच्छा होगी बना देना। निश्चित रूप से तुम बन जाओगे। आई वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी इन माई लाइफ। हरदयाल पाल मेरा एक सीनियर, जिस हॉस्टल में मैं रहता था, मैं नाम भी ले रहा हूँ, आप सर्च भी कर सकते हो। हरदयाल पाल, हमारे यहाँ एक लेटे हनुमान जी हैं इलाहाबाद में, गंगा जी के किनारे। हरदयाल पाल वो पहला व्यक्ति होता था जब वो डेली सुबह 4:30 बजे जब मंदिर का गेट खुलता था
तो अपनी साइकिल लेके हनुमान जी के मंदिर के सामने खड़ा रहता था। पानी, आंधी, तूफान, ठंडी, गर्मी, उसके लिए कुछ नहीं। हमको पहला दर्शन करना है 4:30 बजे तो करना है। भीगते हुए जाता था पागलों की तरह। भाई ऐसा बंदा मैंने देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। भीगते हुए जाता था। मेरा हो चुका है, हाँ, इतना ही है। साबुन को काट लेता था आधे आधे से। लाइफबॉय साबुन 20 से ऐसे धागे से काट लेता था चाकू से। आधा आधा लगाता था, एक दिन लगाता था, एक दिन नहीं। गरीब घर से था, आलू घर से लाता था, साइकिल में पैडल नहीं होती थी, चैन कवर नहीं होता था, कोचिंग तक जाता था, चलती थी साइकिल। हाँ, पंचर नहीं थी, लेकिन अन्य चीजें फैशन वाली नहीं लगवा पाता था। सुबह उठ करके हमने अपनी आंखों से देखा कि 2 घंटे केवल वोकैब रटना इंग्लिश का, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड, इसको बोलते हैं वोकैब। रटता था, केवल साल भर रटा है। और जब रिजल्ट आया है तो इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ। अब सोचो कि क्या लेवल था उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी, ब्लोरो, 2 पुलिस वाले, अंगरक्षक। और अपने कोचिंग गया जहां पढ़ता था, तो वहां 1 पाव मिठाई लेके गया। तो टीचर लोग बुलाया कि इधर आओ, साले इनकम टैक्स ऑफिसर हुआ है और इतनी मिठाई लाया है। साइकिल से, उसी साइकिल से। अभी सैलरी कहाँ आई है? कहा सर इतना खा लीजिए और हम पैर छू रहे हैं, 1 महीने का समय दीजिए। खा लिए सब। पहली सैलरी पूरी की मिठाई भिजवाया था अपने कोचिंग में, गाड़ी से। सर लोग एक एक डिब्बा हम लोग को दिए थे। कलेजा होना चाहिए ना पैसे खर्च करने के लिए। कहा सर और कितनी खाएंगे मिठाई? वो हम 1 पाव इसलिए ले गए थे क्योंकि था नहीं पैसा उस समय। तो ऐसे ऐसे मैंने हिसाब किताब के लोगों को देखा है, जो मतलब बिल्कुल ग्रेट। एक बहुत छोटा सा आदमी, बहुत छोटा सा, शादी हो गई उसकी 15-16 साल में, घर वाले जबरदस्ती करवा दिए, चला गया कानपुर, बांदा का रहने वाला था। बांदा जानते हो, चित्रकूट, वहां से चला गया वहां कानपुर, और वहां रूम लेकर रहता था। मतलब जनजातियों में आता था, ST SC जो भी। और गांव गांव में कह के गया था कि फंसा तो दिए हो तुम लोग शादी में, लेकिन SDM बन के आएंगे। सब मुस्कुरा रहे थे, पगला कपड़ा पहनने तभी ने SDM बनेंगे। गया कानपुर, उसकी वाइफ यहाँ से पैसा भेजती थी, खेत वोत अधिया पे लेती थी। अधिया समझते हो? बटाई पे, कि जितना उत्पादन होगा खेत आपका, जितना उत्पादन होगा आधा आपका आधा मेरा। उससे वो उसको 2000 रुपये महीना भेजती थी। केवल उसको भरोसा था कि एक आदमी ऐसा है जो SDM बन सकता है, ये मेरा। अब पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाया था उसको कि बनेंगे बनेंगे बनेंगे। 30 साल हो गया, 16 से 30 साल, एक 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 फिल्म नहीं निकला। 35 साल में पहली बार फिल्म निकला। 45 एज होती है इनकी। अब उसको बड़ी राहत मिली कि 20 साल में पहली बार हमारा क्या निकला। इसी बीच उसकी एक बिटिया हो गई थी, घर वो जाता था, तो बिटिया उसकी लगभग 10-15 साल की हो गई थी। अब मम्मी और बिटिया दोनों गांव में खेती बाड़ी, मजदूरी वजदूरी करके अपने बाप को पैसा भेजती थी कानपुर। डन। 40 साल में, 38 साल में मेंस निकाला। किसका? स्टेट PCS का। गांव वाले गरियाने लगे, बिटिया की शादी कर दो ना तो तुमको हम SDM बना देंगे। बिटिया 20-22 साल की हो गई है और तू बुढ़ा कहीं का, तेरी पढ़ाई चल रही है अभी। पापा पापा गरिया, वापस आप करा SDM बन के, नहीं तो गांव नहीं आएंगे। डिस्टर्ब
बिटिया की गांव वाले शादी करा दिए चंदा इकट्ठा कर, कि बाप नालायक है। हाँ, गांव वाले चंदा इकट्ठा करके शादी कराए कि इसकी बिटिया, बाप पागल हो गया है, गांव में ये हो गया कि बाप पागल हो गया है। डन। 42 साल का जब हुआ, फिर मेंस निकाला और 3 साल बचा था बस उसके पास एसडीएम बनने का। मात्र इंसान, मैं उस एसडीएम का नाम भी बता दूंगा तुम्हें अपने भैया से पूछ के, उन्हीं के साथ का था। लगभग 43 से 44 साल में इंटरव्यू क्वालिफाई कर गया। 43-44 साल में इंटरव्यू क्वालिफाई कर गया। आया गांव, किसी से कुछ नहीं बोला। जब ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसकी पहली पोस्टिंग मिली नोएडा, और नोएडा में उसने वो तबाही मचाई, इतना लूटा, इतना लूटा उसने, गांव में 5 फॉर्च्यूनर लेके आया। सब सो ही नहीं रहे थे, सबका मुंह आंख एकदम खुला, पागल हो गए। कहा बिटिया की शादी दोबारा करेंगे, बच्चे हो गए हैं बिटिया को। कह रहा है बिटिया की शादी दोबारा करेंगे। हमने कहा पागल है। कह रहा है अपनी भी शादी दोबारा करेंगे, बिटिया की भी। अपनी किया, करोड़ों रुपए खर्च किए। बिटिया की किया, बिटिया को फॉर्च्यूनर दिया, 1 करोड़ रुपया दिया। कहा जाओ, जितना तुम्हें जो चाहिए वो बताओ। 60 साल तक एसडीएम रहा और इतना पैसा कमाया उसने, इतना कमाया, मतलब गांव वाले तुम्हें देख पाएंगे एसडीएम बनते हुए, सुसाइड कर लेंगे। कई लोग मर गए होंगे जब वो घर गया होगा तो। 44 साल में एसडीएम, एसडीएम है सर, उत्तर प्रदेश सरकार का अधिकारी है वो, पूरा थाना उसके साथ चलेगा। जिसको थप्पड़ मारेगा कोई बोलेगा नहीं, दरोगा वरोगा उसके सामने सावधान विश्राम में खड़े रहेंगे, तहसीलदार वसीलदार उसके आगे पीछे दौड़ते हैं। नायब है, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो, केवल डीएम उस जिले में उससे बड़ा है बस। उसको तुम इतना हल्के में ले रहे हो, गांव में तबाही मचा देगा। तो ऐसे आता है सर सिस्टम। ये दोनों स्टोरी मैंने इसलिए तुम्हें सुनाई। पहली कौन सी सुनाई थी? हाँ, और दूसरी बार खड़े वाले हनुमान जी। नहीं ठीक है, उनकी मेहनत भी बताया मैंने, है ना। तो दोनों कहानी तुम्हें, इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि जब घर वाले कहते हैं ना तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, ठीक है। सब चलने दो, जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन सब बराबर हो जाता है। नहीं बन पाओगे तो फिर तक छोड़ो, जो होगा लेकिन बन जाना नहीं, बहुत मारेंगे बाद में। पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बन जाना नहीं, बाद में बहुत मारेंगे। है ना, कि यही बात 15 साल पहले समझा रहे थे कि कुछ नहीं होगा तो तू काहे नहीं आया था।